हेलो क्लास 12th बच्चों, हम लोगों का लेसन प्रारंभ हुआ था सामाजिक आंदोलन। और इसी सामाजिक आंदोलन में हमारा टॉपिक आज का है पर्यावरण संबंधी आंदोलन। तो पर्यावरण क्या है ये सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण उन सभी प्राकृतिक और सामाजिक दशाओं से है जो एक प्राणी के जीवन को चारों ओर से घेरे रहती है। तो उसमें आपके आ जाएंगे जलवायु, भूमि की बनावट, तापमान, ऋतुएं, खनिज पदार्थ, आर्द्रता और विभिन्न जीव जंतु, ध्वनि, उद्योग धंधे और इनमें उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। जो यह दशाएं जो हैं जिनसे मानव के जीवन को चारों ओर से इन्होंने घेर रखा है, तो इन सभी दशाओं की संपूर्णता को हम मानव का पर्यावरण कहते हैं। तो इन सभी मानव का पर्यावरण कहते हैं। तो इसमें कुछ विद्वानों ने इसे परिभाषित करके भी कहा है। जैसे हम लोग रॉस की परिभाषा लें तो उन्होंने कहा है कि पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो वह बाहरी शक्ति जो है प्रभावित करने वाली, इसमें प्राकृतिक दशाएं। तो प्राकृतिक दशाओं में हमारा जल, वायु, भूमि और तरह तरह की वनस्पतियां, तापक्रम, जंगल, समुद्र, ये जो हैं वातावरण में स्थित गैसों से जिस पर्यावरण का निर्माण होता है उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। इसमें हम ये देखेंगे कि जो इसकी परिस्थितियाँ होती हैं उसमें जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनका समावेश होता है। और इन सभी का जो संतुलन है, यह परिस्थिति को संतुलित बनाकर मानव तथा दूसरे जीवधारियों को अपने विकास और अस्तित्व की सुविधाएं प्रदान करता है। ये देखेंगे, इतिहास कहता है हमारा कि मानव सभ्यता का विकास होने के साथ अनेक ऐसी दशाएं पैदा हुई जिनके प्रभाव से हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन क्या हुआ, बिगड़ने लगा। और वो जब प्राकृतिक संतुलन जब हमारे पर्यावरण का बिगड़ने लगा तो उसका कारण था कि कारखानों और करोड़ों वाहनों का, जिससे कार्बन युक्त गैसें जो हैं वो बाहर निकलती हैं और निकल कर के वायु में मिल जाती हैं। और वायु में मिल जाने की वजह से पर्यावरण जो है वह हमारा जो है उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि लोग जो हैं, पर्यावरण जो दूषित होने लगता है, हवा जो है वह विषैली आने लगती है, उसमें अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो उसके लिए क्या किया गया था कि प्रदूषण में जब वृद्धि होने लगी है तो बड़ी बड़ी सड़कें, रेल लाइन, बांध, नहर, जलाशय, इनका निर्माण किया जाने लगा। और इनका निर्माण हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ क्या हुआ, वृक्षों को भी काटा जाने लगा। और वृक्षों को जब काटा जाने लगा है तो वृक्षों को काट करके वहाँ पर जो उसकी पत्तियाँ ये सब वहाँ गिर जाती थी भूमि पर, तो उसके बाद उस भूमि को इन लोगों ने उपजाऊ भूमि बनाने का प्रयास किया। तो इसमें अनेक प्रकार का भूमंडलीय
पर्यावरण विनाश जो है वह प्रारंभ हुआ। तो मानव जाति जो थी, इसमें परिस्थितीय आंदोलन जो हैं यह उत्पन्न हुए, और इस आंदोलन में ये देखा गया है कि पर्यावरण के संतुलन को सबसे पहले क्या करना था, इसको बनाए रखना था। फिर पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने वाली जो दशाएं थीं उन पर नियंत्रण रखना था, और पर्यावरण प्रदूषण और पे नियंत्रण जब उनको रोका गया है, पेड़ पौधों को काटने से रोका गया है, वन्य जीवों का संरक्षण किया गया है, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसी को पर्यावरण संबंधी आंदोलन कहा जाता है। तो पर्यावरण संबंधी आंदोलन के तो ये मुख्य कारण हो गए। अब जो है हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण को बचाने के प्रयास अथवा पारिस्थितिकी संरक्षण के उपाय। तो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ सरकारी प्रयास भी समय समय पर किए गए हैं, और कुछ गैर सरकारी संस्थाएं और स्वैच्छिक संस्थाएं पर्यावरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यों में संलग्न हुई। जैसे डायरेक्टरी प्रकाशन में कहा गया है कि गैर सरकारी जो संस्थाएं थीं वह आज भी लगभग 400 ऐसी संस्थाएं हैं जो पर्यावरणीय जागरूकता को लाने की चेष्टा कर रही हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है एकेडमी ऑफ एनवायरनमेंट साइंसेज। एकेडमी ऑफ एनवायरनमेंटल साइंसेस, यह संस्था जो है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है, और यही एकमात्र स्वैच्छिक संस्था है जो पर्यावरण कार्यक्रमों का क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार करने का प्रयास कर रही है। और एकेडमी बुद्धिजीवियों तथा वैज्ञानिकों का एक समूह जो है वह राष्ट्र एवं समाज के हित में निस्वार्थ सेवाएं समर्पित कर रहा है। तो इस एकेडमी के कुछ प्रमुख क्रियाकलाप हैं। उसमें पहला है पर्यावरणीय शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार। किसी भी चीज़ का जब प्रचार और प्रसार होता है तो जनता अधिक जागरूक होती है और उसमें अच्छा उसका परिणाम भी सामने आता है। तो इसमें हमारा पहला है पर्यावरणीय शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार, और दूसरा है पोस्टर प्रदर्शनियाँ कि जगह जगह पर पोस्टर लगाने से लगा रखा है कि एक पेड़ लगाइए। किसी भी कार्य को करिए तो उसमें किसी को कोई उपहार देने से अच्छा है कि उसको एक पेड़ दीजिए जिससे वह अपने आसपास लगाए और वहाँ का वातावरण शुद्ध हो। तो पोस्टर प्रदर्शनियाँ। फिर तीसरा है निबंध प्रतियोगिताएं। निबंध प्रतियोगिता, निबंध जानती हैं कि निबंध में अक्सर ये आता है कि पर्यावरण के ऊपर निबंध लिखिए या जल संरक्षण पर निबंध लिखिए। तो इस तरह से निबंध प्रतियोगिताएं कि जो इसकी एक प्रतियोगिता करवाई जाए और जो अच्छा लिखता है उसको कुछ उपहार दिया जाए। फिर चौथा है पर्यावरणीय शोध कार्यों को बढ़ावा। जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उनको भी आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया जाए।
5वां, पर्यावरणीय समाचारों को प्रकाशित करने के लिए एक मासिक पत्रिका विश्व पर्यावरणीय समाचार पत्र का प्रकाश करना। और 6वां, औद्योगिक इकाइयों में पर्यावरणीय समस्याओं के संबंध में परामर्श सेवा। और 7वां, पर्यावरणीय समस्याओं एवं उनके समाधान दर्शाने वाली छोटी छोटी पुस्तिकाओं का प्रकाशन निःशुल्क। अगर उसमें पैसा लगेगा तो लोग जल्दी नहीं उस पुस्तक को लेंगे। जब निःशुल्क उसका निःशुल्क वितरण होगा तो सभी लोग उस पुस्तक को लेंगे। तो ये हमारे जो 7 पॉइंट थे एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज के। पहला, पर्यावरणीय शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार। दूसरा, पोस्टर प्रदर्शनियाँ। और तीसरा, निबंध प्रतियोगिताएं। चौथा, पर्यावरणीय शोध कार्यों को बढ़ावा। और 5वां, पर्यावरणीय समाचारों को प्रकाशित करने के लिए एक मासिक पत्रिका विश्व पर्यावरणीय समाचार पत्र का प्रकाशन करना। और 6वां था औद्योगिक इकाइयों में पर्यावरणीय समस्याओं के संबंध में परामर्श सेवा। और 7वां था पर्यावरणीय समस्याओं एवं उनके समाधान दर्शाने वाली छोटी छोटी पुस्तिकाओं का प्रकाशन एवं उनका निःशुल्क वितरण। तो ये पॉइंट आपको बता दिए गए। इसमें जो भी पॉइंट आपकी समझ में ना आए उसको आप लोग व्हाट्सएप द्वारा सूचना दीजिएगा। और अब आइए दूसरा पॉइंट है हिमालय शोध समूह नैनीताल। हिमालय शोध समूह नैनीताल। तो ये जो हिमालय शोध समूह है, यह हिमालय जो है यह पर्यावरण एवं समता के विकास के प्रति जो है जागरूक है। तो हिमालय शोध समूह का सृजन जो है सन 1982 में शरद जोशी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और यह संस्था हिमालय क्षेत्र से संबंधित शोध कार्यों को पत्रिकाओं में प्रकाशित कर वैज्ञानिकी, सामाजिक कार्यकर्ताओं और योजनाओं तक पहुंचाती है। फिर तीसरा है हमारा पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। इस संस्था का जो है पहाड़, ये जो है पहाड़ नाम से ये संस्था जानी जाती है। और इसकी स्थापना कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं जिसमें अध्यापक, छात्र और डॉक्टर शेखर पाठक की अगुवाई में सन 1982, इसका भी 82 में हुआ है क्योंकि ये भी नैनीताल से ही संबंधित है। तो यह संस्था जो है हिमालय समाज है, संस्कृति तथा पर्यावरण संबंधी अध्ययन को नागरिकों तक पहुंचाने का काम करती है तथा जो नशा आदि सामाजिक बुराइयां हैं उनको रोकने के लिए भी यह जन आंदोलन चलाती है। और इस संस्था द्वारा पहाड़ नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है, वो भी वहीं नैनीताल से ही होता है। और अब चौथा है शेरपा
लखनऊ। शेरपा जो है यह लखनऊ में है। तो शेरपा जो है यह सोसाइटी फॉर हिमालय एनवायरनमेंट, सोसाइटी फॉर हिमालय एनवायरमेंटल रिहेबिलिटेशन एंड पीपुल्स एक्शन, इस संस्था का स्थापित हुई है 1984 में। यह संस्था 1984 में हुई है स्थापित। और ये स्थापित जो है उसके अध्यक्ष थे टी.एस. धर, जिसकी अध्यक्षता में यह संस्था स्थापित की गई। और इसका कार्यालय जो है, केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थित है। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य हिमालय क्षेत्र की समस्याओं पर सरकार तथा योजनाकारों का ध्यान आकर्षित करना है और पर्यावरण ज्ञान का प्रसार नागरिकों तक उसको पहुंचाना और उनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये जो शेरपा द्वारा समय समय पर जो गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थीं, तो उसमें क्या होता था, ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा रणनीति, पर्यावरण प्रदूषण एवं जलागम प्रबंध के बारे में नागरिकों को उन गोष्ठियों में बुला करके उनसे विचार विमर्श किया जाता था। और इस शेरपा द्वारा नैनीताल के पास ही है भीमताल, वहाँ की परिस्थिति विकास संबंधी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता था। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ और जैसे था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है यह परिस्थिति संरक्षण का सबसे लोकप्रिय आंदोलन रहा है। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम गोपेश्वर की अध्यक्षता में 1973 में संपन्न हुआ था। और फिर उसके बाद 1974 में रैनी म्यूडार और 1978 में परसारी, 1979 में डूंगरी पेटोली, 1980 में ये जो है इन स्थानों पर सब जगह इस आंदोलन को संपन्न किया गया। और इसके बाद समय समय पर उत्तराखंड में भी इस आंदोलन को पुनः दोहराया गया। और इस आंदोलन को, चिपको आंदोलन को लोकप्रिय एवं सफल बनाने का श्रेय जो है वह किसको है? सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा को है। उन्होंने इस चिपको आंदोलन में कुछ सिद्धांत रखे थे। अक्सर करके पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन जो है इसको किसने चलाया था, तो उसमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। लेकिन इस आंदोलन को सर्वप्रथम गोपेश्वर ने 1973 में किया था। और ये जो हैं आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको और ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो चिपको आंदोलन है इसके क्या सिद्धांत थे। चिपको आंदोलन के सिद्धांत थे, पहला था वन नीति प्रमुख रूप से भूमि एवं जल संसाधनों की सुरक्षा पर आधारित होनी चाहिए। वनों को अनैतिक अंधाधुंध कटाव कम से कम होना चाहिए। जलागम क्षेत्रों में बहाव पूर्णतः बंद किया जाना चाहिए।
तथा भूमि अपरदन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का अध्ययन किया जाना चाहिए। ये इसका पहला पॉइंट। फिर दूसरा था वनों की ठेकेदारी नीति पूर्णतः बंद हो। वनों की ठेकेदारी जो है इसकी नीति बंद कर देनी चाहिए। वन संबंधी कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए और वन पंचायतों को वृक्षारोपण कार्य में सक्रिय रूप से सम्मिलित करना चाहिए। ये दूसरा इसका सिद्धांत था। और फिर तीसरा सिद्धांत था वनस्पतिहीन भूमि पर बृहत मात्रा में वृक्षारोपण कार्य संपन्न होना चाहिए और इनमें कार्यरत स्थानीय नागरिकों में उत्साहवर्धन की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। ये इसका तीसरा सिद्धांत था। और चौथा था वनों पर आधारित घरेलू उद्योगों को विकसित किया जाए जिनके लिए सामग्री वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन उद्योगों की प्रगति हेतु स्थानीय नागरिकों को धनराशि, संपदा तथा तकनीकी सहायता की प्राथमिकता उपलब्ध करानी चाहिए। और पांचवा इसका सिद्धांत था कि क्षेत्र के उपलब्ध वनों को व्यापक सर्वेक्षण तथा शीघ्र बढ़ने वाली स्थानीय प्रजातियों जैसे उद्दिश, गठपीपल, गठबैन, बरकन, पाकर, गठमैली इनको बृहत भाग में लगाना चाहिए। और अब जो है चिपको आंदोलन का जो परिणाम हमारी सरकार के सामने आया उसमें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में रैनी इन्वेस्टिगेशन में एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप अलकनंदा एवं उसकी सहायक नदियों के जलागम क्षेत्रों में वनों के कटाव पर रोक लगा दी गई। और यही आदेश जो है बिरही गंगा जलागम क्षेत्रों में, म्यूडार घाटी, चाचरी धार आदि क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तो वास्तव में क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों के वनों के निर्मम दोहन पर लगाई गई रोक चिपको आंदोलन की ही देन है। तो ये था हमारा शेरपा लखनऊ। अब हमारा ये चौथा था और पांचवा हमारा है उत्तराखंड शोध संस्थान। उत्तराखंड शोध संस्थान। तो इस स्वैच्छिक संस्था की स्थापना जो है सन 1975 में हुई और सन 1985 में 1985 में इसे पुनर्गठित किया गया। तो इस उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में जो है इसके अनेक केंद्र बनाए गए। जैसे गिरिराज शाह जो थे यह इसके क्या थे, अध्यक्ष थे और प्रमोद जोशी इसके सचिव। तो इन्होंने उत्तराखंड शोध संस्थान के भी कुछ प्रमुख उद्देश्य जो हैं वह रखे। तो उसमें पहला था पॉइंट
पर्यावरण तथा प्राकृतिक संतुलन के प्रति, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संतुलन के प्रति सजग ऐसी विकास परियोजनाओं का परिकल्पना किया जाए जिससे विकास की वर्तमान प्रगति को बिना बाधा पहुंचाए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके। और दूसरा था सामान्य नागरिकों में संस्कृति एवं मानव मूल्यों के प्रति चेतना जागृत कर उन्हें पुरा संपदा के संरक्षण, मानव मूल्यों के संवर्धन तथा भावी पीढ़ियों में उसके संवहन की प्रेरणा दी जाए। और तीसरा था पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों के विकास में सहायक सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की जाए जिससे शोधकर्ताओं को साहित्यिक एवं वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। और चौथा था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान तथा स्थानीय विश्वविद्यालयों की सहायता से उत्तराखंड को पुरा संपदा कला, शिल्प, साहित्य एवं प्रतिमाओं आदि का अन्वेषण, संरक्षण एवं प्रकाशन करना हो तो उसमें संस्थान उत्तराखंड नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाए। और छठवां था इंडियन एनवायरनमेंट एसोसिएशन, इसकी शाखा जो है वह दिल्ली में है, इंडियन एनवायरनमेंट एसोसिएशन। इस संस्था की स्थापना जो थी 1980 में हुई, 1980 में हुई। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन और डॉक्टर देशबंधु इनकी अध्यक्षता में ये सचिव बने और संस्था द्वारा समय समय पर विचार गोष्ठियाँ आयोजित की गईं और पर्यावरण संबंधी तथ्यों का प्रचार तथा आकलन किया जाने लगा। और इसके बाद इस संस्था में पर्यावरण विषयक साहित्य का प्रकाशन भी किया गया। और अब है सातवां है इंडियन सोसाइटी फॉर नेचुरलिस्ट, ये है गुजरात में, इंडियन सोसाइटी फॉर नेचुरलिस्ट ये गुजरात में है। तो इस संस्था की स्थापना 1975 ईस्वी में बड़ौदा गुजरात में हुई। और ये जो है किसके संरक्षता में बनी, कर्नल फतेह सिंह राव इस संस्था के संरक्षक बने। और यह संस्था जो थी पर्यावरण संरक्षण तथा मानव कल्याण से संबंधित अनेक कार्यों का संपादन करती थी। और इस संस्था द्वारा एनवायरमेंटल अवेयरनेस नामक वैज्ञानिक ने पत्रिका का भी प्रकाशन किया। और अब है आपका आठवां सोसाइटी फॉर क्लीन एनवायरनमेंट, ये जो है ये महाराष्ट्र में है। इसका कार्य भी पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षक संबंधी दिशा में जो कार्यरत हैं उन संस्थाओं में शोक्लीन जो है इस नाम से इसको जाना जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे P.K. देवरस।
पी.के. देवरस जो हैं इस संस्था के अध्यक्ष बने और यह संस्था जो थी महाराष्ट्र में सामान्य नागरिकों को प्रदूषण संबंधी घातक परिणामों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य करती थी। तो प्रदूषण नियंत्रण हेतु जन आंदोलन का भी ये संचालन करती थी। और अब 9वां था आपका एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन जो है ये कर्नाटक में है, इसकी संस्था जो है ये कर्नाटक। तो यह आंदोलन जो था ये कन्नड़ राज्य के नागरिकों को पर्यावरण सुरक्षा एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु जन चेतना का ये प्रतीक थी। और इसमें चिपको आंदोलन का भी एक रूप सम्मिलित था। इस आंदोलन के अंतर्गत समय समय पर पारिस्थितिक असंतुलन तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हेतु कार्य किए जाते थे। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि पर्यावरण को बचाने के लिए किस तरह से प्रयास किए गए, पारिस्थितिक संरक्षण के उपाय। तो इसमें आपको पहला बताया था हमने एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, यह मेरठ में स्थित है। फिर दूसरा बताया था आपको हिमालय शोध समूह, ये नैनीताल में है। और ये जो पहला वाला हमने आपको बताया था कि जो मेरठ में है, और ये बताया आपको हमने नैनीताल में हिमालय शोध समूह। और तीसरा था पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च, ये भी नैनीताल में। ये दोनों नैनीताल में, हिमालय शोध समूह और पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। फिर चौथा था हमारा शेरपा जो है यह लखनऊ में है। फिर पांचवा था हमारा उत्तराखंड शोध संस्था, ये उत्तराखंड में स्थापित की गई थी। फिर हमारा छठवां था इंडियन एनवायरनमेंट एसोसिएशन, यह दिल्ली में स्थापित है। और फिर सातवां हमारा था इंडियन सोसाइटी फॉर नेचुरलिस्ट, ये गुजरात में है। फिर आठवां था सोसाइटी फॉर क्लीन एनवायरनमेंट, ये महाराष्ट्र में। और नौवां था हमारा एपिको आंदोलन, ये कर्नाटक में। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था पर्यावरण को बचाने के प्रयास अथवा पारिस्थितिक संरक्षण के उपाय। और अब हमारा जो है अगला टॉपिक है वर्ग आधारित आंदोलन। तो वर्ग आधारित आंदोलन जो है, अब इसके बारे में आपको अभी बताते हैं कि वर्ग आधारित आंदोलन को आधारित आंदोलन। तो ये आंदोलन जो है यह वर्ग द्वारा, जो वर्ग की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए यह आंदोलन या उनकी रक्षा के लिए इस आंदोलन को किया गया। तो इसमें हमारा पहला है किसान आंदोलन।
वर्ग आधारित आंदोलन में है किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन के तो किसान आंदोलन जो है, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 85% जनसंख्या जो है वह कृषि पर निर्भर है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान रहता है। तो इस दृष्टिकोण से यदि ये देखा जाए तो किसान जो हैं वह किसानों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि वह कृषि के कार्यों को करने में संलग्न रहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कृषक वर्ग जो है उनकी अनेक समस्याएं सामने आती हैं। कुछ किसानों की समस्याएं तो उन किसानों की, जैसे कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, बीज की व्यवस्था नहीं है, तो ये जो इनकी खेती से संबंधित व्यवस्थाएं हैं जो नहीं मिलती हैं, तो उसके निवारण के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए पे समय समय पर अनेक आंदोलन इन लोगों को करने पड़े। तो उसमें से जो किसान आंदोलन जो था, उसमें से क्या कारण थे जो किसान लोग जो हैं वो आंदोलन करते थे, किस कारण से किसान आंदोलन चलता था। तो किसान आंदोलन के कारण, तो किसान आंदोलन के लिए कुछ मुख्य कारण थे कि जिनके लिए किसानों ने आंदोलन किया था। तो चलिए अब इसको देखें कि कौन कौन से। तो पहला क्या था, स्वतंत्रता पूर्व हुए अधिकांश आंदोलन जो हुए थे उसमें काश्तकारों एवं भूस्वामियों के संबंधों में क्या रहा, तनाव रहा। और इस तनाव के कारण जो भूस्वामी द्वारा अधिक भू राजस्व, जिसे लगान कहा जाता था, उसकी मांग जो थी वह अत्यधिक ली जाती थी और कृषि मजदूर जो थे उसे कम करना चाहते थे। तो पहला तो ये था कि लगान जो इनसे अधिक ली जाती थी किसानों को से, वह उसको कम करना चाहते थे, इसलिए आंदोलन हुआ करते थे। और दूसरा पॉइंट है कि जब स्वतंत्रता के बाद जो कृषक आंदोलन जो थे वो क्यों हुए, जो जमींदारी, जागीरदारी तथा भूस्वामियों की जो नीतियाँ होती थीं एवं जो शोषण होता था उसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था। और तीसरा जो था इनका जो मुख्य कारण था कि इनको सामाजिक आर्थिक स्थिति जो थी यह इनकी निम्न मानी जाती थी, निम्न थी। तो इसलिए स्वतंत्रता के बाद प्राकृतिक विपदाओं के समय जो भूस्वामित्व लगान लिया करते थे, जो निर्धारित होती थी, तो किसान क्या थे, उसको देने में असमर्थ होते थे। लेकिन जो भूस्वामित्व होते थे वह उनसे कोई सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। उनसे जो मिलता था उससे वह असंतोष ही उनको लगता था, तो इसलिए ये लोग करते थे। और फिर चौथा था कि जब स्वतंत्रता के बाद जो पश्चिम देश के जो छोटे छोटे कृषक थे, तो वह फसल उगाने पर क्या हो जाते थे, विवश हुआ करते थे और उनके एक भूमि जो थी वह सीमित रहना चाहते थे। तो जब वह उनको नहीं मिलता था, उन्हें बंधुआ मजदूरी की प्रथा का प्रचलन उन्होंने कर दिया, तब इन लोगों ने आंदोलन की स्थिति उत्पन्न की और आंदोलन किए।
और पांचवा था कि स्वतंत्र पूर्व कृषकों के हितों की रक्षा हेतु कोई विशेष अधिनियम सरकार द्वारा पारित नहीं किए जाते थे। तो जो भूस्वामी अपनी भूमि पर खेती करने वाले कृषक को जब चाहते थे तब वहाँ से हटा देते थे उनको, और उसके बाद उन्हें जब हटा देते थे तो वो अपने आप को अधिक असुरक्षित महसूस करने लगते थे। फिर छठवां था स्वतंत्रता पूर्व कृषक वेतनभोगी श्रमिकों को अत्यधिक कम वेतन दिया जाता था, और इतना कम दिया जाता था कि वे अपना गुजारा तक नहीं कर पाते थे। और सातवां था कि स्वतंत्रता पूर्व जो छोटे कृषक या साहूकार जो थे, इनका जो शोषण होता था तो वे कृषकों को दिए गए कर्जे के बदले में उनसे क्या लेते थे, भूमि उनकी गिरवी रख लिया करते थे, और कर्जे का मूल जो होता था वह कर्जे से कई गुना हो जाता था, तो जिसे देने में वो क्या होते थे, असमर्थ होते थे, संभव नहीं होता था। तो अत्यधिक बोझ भी कृषक आंदोलन का एक प्रमुख कारण हुआ करता था। फिर आठवां था स्वतंत्रता पूर्व जो किसान जो थी वो सरकार से किसी प्रकार की सहायता उनको नहीं मिलती थी। किसी मुकदमे में भी उनको किसी प्रकार का कोई उनका साथ नहीं दिया करता था। फिर नौवां पॉइंट था स्वतंत्रता पूर्व सरकार की जो नीति थी वह क्या थी, अत्यंत दोषपूर्ण थी, जो सरकार भूस्वामियों एवं साहूकारों के प्रभाव के कारण कृषकों के हित में न तो कोई प्रभावकारी कानून पारित हो पाता था और न उनका शोषण रोकने हेतु कोई कदम उठाया जाता था। और 10वां था स्वतंत्रता पूर्व अथवा लगान न देने की स्थिति में सरकार द्वारा कृषकों की संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और उनके पशुओं तक को बेचकर पैसे वसूल किए जाते थे। तो यह सरकारी नीतियां जो थीं वह कृषकों में काफ़ी रोष पैदा करती थी। और 11वां था कि स्वतंत्रता के पश्चात किए गए भूमि सुधार कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने में ये क्या थे, असफल रहे हैं। और 12वां था कि जो भी कृषक को बिजली, पानी और मलमूत्र की जो समस्याएं हुआ करती थीं उसमें उन्हें नगरों से पर्याप्त मात्रा नहीं हो पाती थी, और उनका अनुमान जो है वह सरलता से लगा दे कि गांव की स्थिति ऐसी ही होती है। और 13 पॉइंट था कि सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों का मूल्य निर्धारित करने की नीति अधिक व्यवहारिक नहीं थी। और 14 सरकार कृषकों को कृषि उत्पादन का उचित मूल्य समय पर नहीं दे पाती थी। जैसे गन्ना जो लोग उत्पन्न करते थे उन किसानों को सदैव शिकायत रहती थी कि व्यक्तिगत एवं सरकारी चीनी मिलें गन्ने का भुगतान समय पर नहीं करती हैं। और 15वां पॉइंट है कि सरकार जो थी वो नए कृषि औजारों, बीजों एवं खाद का आर्थिक सहायता नहीं करती थी, जिसके परिणाम से कृषकों को अधिक बोझ सहन करना पड़ जाता था।
और जो छोटे किसान होते थे वह इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे, जिसके परिणाम से उन्हें असंतोष विकसित होता था। तो इसमें देखा जाए कि भारत जो है वह लंबे समय से कृषक आंदोलन यहाँ पर होते रहे हैं। स्वतंत्रता के पूर्व होने वाले कृषक आंदोलन के पीछे जो कारण होते थे वह भूस्वामियों की जातियाँ तथा शोषण था। और स्वतंत्र भारत में भी कृषक वर्ग निरंतर आंदोलन करते रहे, क्योंकि उसके मुख्य कारण जो था सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न कराना तथा कृषि उत्पादकों को उचित मूल्य न मिलना या समय पर न मिलना। तो इसमें जो है ये देखा जाए कि कुछ जो थे मुख्य किसान, अब जैसे अब इस अगला पॉइंट हमारा रहेगा मुख्य किसान आंदोलन। अब इसको जो है हम लोग कल इस पर चर्चा करेंगे, मुख्य किसान आंदोलन पर। और आज के लिए बच्चों इतना ही।